हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो आज हम देखेंगे जो हमने कल देखा हुआ था विखंडन तक कल हमने देख लिया था। अब आज इसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे। विखंडन के बाद हमारा क्या आता है? मुकुलन। विखंडन के बाद हमने क्या बताया था आप लोगों को? किया जाएगा मुकुलन। बताया था जनन के कितने प्रकार होते हैं। जनन में हमने देखा था लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है और उसमें निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक में। तो वही चीज देखेंगे हम। अलैंगिक के भी हमने प्रकार देखे थे, एक विखंडन होता है, एक मुकुलन होता है। ऐसे ऐसे हमने 6 प्रकार देखे थे। तो आज हम देखेंगे मुकुलन के बारे में। किसके बारे में? मुकुलन। क्या देखेंगे? मुकुलन। मुकुलन के बारे में। मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग क्या कहते हैं इंग्लिश में? बडिंग। मुकुलन। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये क्या होता है? इस क्रिया में जनक का शरीर जो होता है, छोटी छोटी बाह्य वृद्धि करके कलिकाएं निकल जाती हैं। जो जनक का शरीर होता है उसमें छोटी छोटी वृद्धियां होती हैं और फिर उसमें धीरे से वृद्धि करके कलिकाएं निकल आती हैं। ठीक है, जो प्रारंभ में शरीर में जुड़ी रहती हैं। जो जैसे ये मान लो शरीर है किसी भी जीव का, मान लो ऐसे बना देता हूं मैं, किसी भी शरीर का हाइड्रा बना देता हूं। एक सेकेंड। हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा। ये चित्र तो उतना अच्छा बनाना आता नहीं, फिर भी बट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, ये हाइड्रा। ये जो यहाँ पर निकल रहा है, कलिकाएं जो निकलती हैं, ये पहले तो शरीर में जुड़ी रहती हैं, फिर शरीर से धीरे धीरे अलग होंगी। ठीक, ये शरीर से धीरे धीरे पहले अलग होंगी, फिर ऐसे ही जैसे ये हाइड्रा पूरा है, ये देखो ये हाइड्रा पूरा है ना, ये ऐसे ही हाइड्रा फिर पूरा बना लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। बाद में अलग हो जाती हैं, इसी को मुकुलन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा एकदम सटीक परिभाषा देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम? यदि आ जाता है हमारे एग्जाम में तो इसको लिखा कैसे जाएगा? यदि जनिक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि कलिकाएं निकल जाती हैं, जनक के शरीर में, इस क्रिया में जनक के शरीर पर जनक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि या कलिकाएं निकल जाती हैं, जो प्रारंभ में तो शरीर से जुड़ी रहती हैं, जनक के शरीर से जुड़ी रहती हैं, जनक के शरीर से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए जीव का निर्माण करती हैं। नए जीव का निर्माण करती हैं। ठीक, क्या है? इस क्रिया में जनक के शरीर पर छोटी छोटी जो है वो बाह्य वृद्धि या कलिकाएं निकल जाती हैं। जो बाह्य वृद्धि इनके शरीर पर, मैंने अभी बनाया था हाइड्रा का चित्र, उसमें देखा आपने ये जो ऐसे निकला हुआ है हाइड्रा का, ये चित्र था। ये जो बाह्य वृद्धि करके धीरे से
फिर ये हाइड्रा का रूप ले लेंगी और बाद में जब ये निकल जाएंगे जनक के शरीर से, ये जो जुड़ी रहती हैं कलिकाएं, ये जब बाहर अलग हो जाती हैं तो नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। यही प्रक्रिया जो कहलाती है हमारी मुकुलन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक और परिभाषा देखेंगे। यदि शरीर जनक के शरीर, यदि जनक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि, मुकुल इसे कहेंगे। ये मुकुल की हम परिभाषा, मुकुल क्या होता है ये चीज हम जानेंगे। अभी मैं इसको समझाता हूँ फुल डिटेल के साथ। मैं पहले लिख देता हूं। बाह्य वृद्धि या कलिकाएं निकल जाती हैं, उन्हें मुकुल या बड़ कहते हैं। जो भी मैंने बनाया था, मान लो ये हाइड्रा का चित्र था ना, ये जो ऐसे साइड में से निकला हुआ था, इसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। वही चीज कहा गया, यदि जनक के शरीर पर छोटी बाह्य वृद्धि या कलिकाएं निकल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुकुल भी जो है, वो मुकुलन भी जो है, बडिंग जो है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखेंगे इसके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो हमारा होता है, पहला होता है बाह्य मुकुलन। क्या होता है? बाह्य मुकुलन। एक्सटर्नल बडिंग। बाह्य मुकुलन क्या होता है? इसमें शरीर में इस प्रकार के मुकुलन में जो शरीर है, शरीर के बाहर अतिवृद्धि या कलिकाएं, शरीर पर जो जनक का शरीर होगा उस पर बाहर की तरफ मुकुल निकलेगा। ठीक है, वृद्धि कलिकाएं या मुकुल का निर्माण हो जाता है जो जनक के शरीर के अलग होकर नए जीव है, ये बाहर निकलेगा। और जो आंतरिक मुकुलन होगा उसमें अंदर की तरफ निकलेगा। जैसे ये मान लो क्या हो जाएगा? ईस्ट का हो जाएगा। एक सेकेंड, ईस्ट में भी वही होता है, बाह्य मुकुलन होता है। सॉरी दोस्तों, ईस्ट में भी हमारा क्या होता है? बाह्य मुकुलन होता है। हाइड्रा में भी हमारा बाह्य मुकुलन होता है। इसके बारे में मैं अभी भी बताता हूँ। जो आंतरिक मुकुलन आएगा तो मैं आंतरिक मुकुलन के बारे में तब बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार के मुकुलन में लिख लेते हैं हम इसकी परिभाषा। इस प्रकार के मुकुलन में जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि या कलिका या मुकुल कलिका मैंने बताया, ये मुकुल वही चीज कलिका भी होती है, वही चीज मुकुल भी होता है। मुकुल का निर्माण हो जाता है। जो जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है।
निर्माण करता है। अमन सर की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज और वो थोड़े से काम में बिजी होने के कारण उनकी क्लासेस नहीं आ रही। वो मैथ की क्लास लेंगे, फिजिक्स की भी ले सकते हैं और केमिस्ट्री की भी। फिलहाल मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट अभी 31 मार्च तक थोड़ा बिजी चल रहे हैं दोनों लोग फिलहाल, तो इसीलिए दोनों लोग की क्लासेज अभी कुछ क्लासेज निरस्त है फिलहाल। अभी आप लोग की बायोलॉजी की क्लास पर डे मिलती रहेगी, वो भी क्लासेज आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड होने लगेंगी, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेते हैं, जो ये बाह्य मुकुलन है एक्सटर्नल। क्या है इस प्रकार के जीव में मुकुल या तो मुकुलन ये जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि कलिका या मुकुल का निर्माण हो जाता है, जो जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। इसमें उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, आंतरिक मुकुलन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम आंतरिक मुकुलन। इसमें हमारा जो दूसरा है पार्ट, बाह्य मुकुलन तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आंतरिक मुकुलन के बारे में, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक मुकुलन। दूसरा हमारा हो जाएगा आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन क्या हो जाएगा इसमें, इंटरनल, इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंतरिक मुकुलन। इसमें क्या था, इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के मुकुलन में जनक के शरीर में एक अतिवृद्धि या कलिका मुकुल का निर्माण हो जाता है, जो नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है। अस्पंज में इन संरचना, अस्पंज जो होता है, स्पंज आप लोग जानते हैं, उनमें इन संरचनाओं को जेम्यूल क्या कहा जाता है, संरचनाओं, मेरे जुबान से नहीं निकल रहा है, संरचनाओं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा कन्विंस करिए, कुछ कुछ शब्द मेरे जुबान से जल्दी नहीं निकलते हैं, तो मैं लिख कर बताऊंगा, बट मैं परिभाषा पूरी की पूरी, ठीक है। स्पंज में इन संरचनाएं, जो ये संरचनाएं, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, जेम्यूल। जेम्यूल क्या कहते हैं, स्पंज में। ये प्रश्न उठ सकता है किसमें, ये तो 12th के बेस पर नहीं पूछेगा। स्पंज में जो ये संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ये कहाँ पर पूछा जा सकता है, जेम्यूल क्या होता है, किस चीज में होता है ये प्रक्रिया, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को नीट में, ठीक है। तो वही चीज हम देख सके लिख लेंगे इसमें। इस प्रकार के मुकुलन में जनक के शरीर में एक अतिवृद्धि या कलिका या मुकुल का निर्माण हो जाता है। क्या लिखा हो, जनक के शरीर में। ये चीज आप लोग देखेंगे, जनक के शरीर के बाहर वो था, ये जनक के शरीर में ही है, ठीक है, का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो जीव के निर्माण करने में सक्षम होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों का हो गया। और जो स्पंज होता है, स्पंज में, ये आप लोग नोट में लिख लेंगे, स्पंज में इस क्रिया को जेम्यूल इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, GEMMULE, जेम्यूल कहते हैं।
इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये किस में होता है, आंतरिक मुकुलन, जैसे क्या हो जाएगा, साइकॉन, स्पॉन्जिला, एक साइकॉन हो जाएगा, साइकॉन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, साइकॉन, और एक क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। ठीक है, ये चीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आगे हम देखेंगे बीजाणु जनन। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं बीजाणु जनन। अब हम देखेंगे क्या, बीजाणु जनन। चलिए बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोश की एवं सूक्ष्म संरचना है। जो बीजाणु हमारा होता है वो क्या होता है, एक कोश की तथा एक सूक्ष्म संरचना होती है। जो हमारा बीजाणु रहेगा वो क्या रहेगा, एक कोश की रहेगा। हमारा नहीं, मतलब अलैंगिक जनन में जो बीजाणु होता है वो एक कोश की होता है और क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसका निर्माण जिन कोशिकाओं में होता है उसे स्पोरोजेनिया यानी कि स्पोरेंजिया, सॉरी गाइस, इसको क्या कहते हैं, जिसमें इनका निर्माण, जो ये बीजाणु का होता है वो निर्माण जिसमें होता है उसे स्पोरेंजिया या क्या कहते हैं, बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, ये बीजाणु धानी से बाहर आकर अनुकूल परिस्थितियों में, ये बीजाणु धानी से जो है वो बाहर आकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यही चीज है आपका बीजाणु जनन। इसमें क्या देखेंगे हम, बीजाणु एक कोश की, बीजाणु एक कोश की एवं सूक्ष्म संरचना है। सूक्ष्म संरचना, सूक्ष्म संरचना है। इसका निर्माण जिन कोशिकाओं में होता है, जिन कोशिकाओं में होता है उसे बीजाणु धानी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजाणु धानी होते हैं। ये बीजाणु धानियां जो होती हैं ये बाहर आकर, ये बीजाणु धानी जो होती है वो बीजाणु धानी से बाहर आकर, बीजाणु जो ये हमारा होता है वो बीजाणु धानी से बाहर आ जाता है जब, तो एक नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो यही क्या होता है, ये बीजाणु धानी से, जो हमारा बीजाणु होता है वो बीजाणु धानी से बाहर आ जाता है, बीजाणु धानी से बाहर आकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्या होता है कि जो बीजाणु है वो एक कोश की संरचना है। इसका निर्माण जिन कोशिकाओं में होता है उसे बीजाणु धानी कहते हैं। और ये बीजाणु धानी से बाहर आकर, कौन, बीजाणु जो है वो बीजाणु धानी से बाहर आकर अनुकूल परिस्थितियों में, जो इनके लिए अंकुरित होने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें आकर ये अंकुरित हो जाते हैं। ये बीजाणु जनन कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो बीजाणु जनन है, ये बीजाणु जनन कई प्रकार के होते हैं।
जैसे क्या हो गया, पहला हो गया हमारा चल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु में क्या है, जू स्पोर। ठीक है, चल बीजाणु में क्या होता है, ये चलनशील होते हैं, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। बट हम इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड में वो इतना अंदर गहराई से नहीं पूछेंगे, सिर्फ हम जान लेते हैं चल बीजाणु क्या होता है। ये क्या बोलते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार में आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, बट इसकी परिभाषा आप लोग को नोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानिए कि हाँ इतना होता है। जब आप लोग नीट का सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं ही खुद आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा। नीट का भी मैं सिलेबस चालू करूंगा, बट अभी मैं फिलहाल 12th वालों का इस साल पढ़ा रहा हूँ, 12th वालों को ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप लोग का नीट का सिलेबस भी चलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, चल बीजाणु क्या होता है, ये चलनशील होते हैं, मतलब इनमें गमन होता है। और क्या होता है, इनमें फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, जैसे जो ये ऐसे निकला नहीं रहता, मान लो ये जीव है। ठीक है, ये आप लोग बताइए किस कौन सा जीव है, इसकी पहचान करिए। ठीक है, ये इसमें जो ये चीज होता है, ये होता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, यही हमारा जो होता है वो फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये क्या है, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, ये कौन सा जीव है, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, ये चल बीजाणु इसमें पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स इसमें भी पाया जाता है चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु जन। अब इसके हम दूसरा प्रकार देखेंगे। ए हो गया हमारा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए हो गया, अब हम इसका बी देखेंगे। बी क्या है हमारा, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु इसी का एकदम अपोजिट हो जाएगा। बीजाणु जनन में 6 प्रकार में हम अब देखेंगे अचल बीजाणु। ठीक है, मैं 6 पहले लिख देता हूँ। बी हो जाएगा अचल, अचल बीजाणु, चल बीजाणु हमने समझ लिया है। और सी क्या हो जाएगा, सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु। सी क्या हो जाएगा हमारा, सुप्त बीजाणु। और डी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट। और ई क्या हो जाएगा हमारा, पाल्मेला। नीट वालों के लिए मैं बता दूं, पाल्मेला से एक प्रश्न उम्मीद रहता है कि उठ जाए। ठीक है, कोनिडिया, हमारा छाटवा क्या आ जाएगा, कोनिडिया। चलिए, अब हम इसके बारे में देखेंगे, जैसे अचल बीजाणु के बारे में देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, सुप्त बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, फिर क्या देखेंगे, पाल्मेला बीजाणु, फिर कोनिडिया। ठीक है, तो अचल बीजाणु क्या होता है, ये अचल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते बीजाणु। और क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो फ्लैजिला है वो नहीं पाया जाता है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ये अनुकूल परिस्थितियों में आने पर अंकुरण करके नए पौधे का जन्म देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया, स्पिरेंजिया। सॉरी गाइस, स्पाइरो गायरा, गायरा, स्पाइरो गायरा, वो दूसरे का उदाहरण है, मैंने गलत बता दिया। स्पाइरो गायरा, इसका ये उदाहरण हो जाएगा अचल बीजाणु का। ठीक है, अब सुप्त बीजाणु क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर अपनी मोटी भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो क्या होता है, पतली मोटी भित्ति बन जाती है। कब, अनुकूल, मतलब ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां जिनमें इनका अंकुरण नहीं हो सकता है, इनमें एक मोटी भित्ति जम जाती है। ठीक है, और बीजाणु सुप्त अवस्था में रहता है। जो इनका बीजाणु है, इनके ऊपर तो एक कवर है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में आ गई। अब जो इनका बीजाणु है वो सुप्त अवस्था में, मतलब कि नगण्य मानकर चलो, वो रहता ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियां वो अपने अंदर कन्वर्ट, वो अपने आप को ऐसा कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और यह
अनुकूल परिस्थिति जब आ जाती है, जब अनुकूल परिस्थिति उसके अंकुरित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति, जैसे नमी, वायु, आर्द्र, ये सब जब धूप वगैरह बराबर, पानी, नम, ये सब मिलेगा तो वो अनुकूल परिस्थिति उसके लिए आ जाती है कुछ चीज़ों के लिए। और कुछ चीज़ों के लिए ये चीज़ें नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए। वैसे उसी चीज़ में कहा गया है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो ये मोटी आवरण बना लेंगे, मोटी आवरण बनने के बाद ये सुप्त अवस्था में चली जाएंगे, सुप्त अवस्था में से जब ये निकलेंगी कब जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी, तब अनुकूल परिस्थितियाँ जब आएंगी तो ये नए पौधे का जन्म कर लेंगे अंकुरित होकर। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? सुप्त बीजाणु कहा गया। और निश्चेष्ट बीजाणु क्या कहा गया? ये प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में इनका निर्माण होता है। जो प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं होती हैं उनमें इनका निर्माण होता है। इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है। ये जो निश्चेष्ट बीजाणु होता है इनके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति पाई जाती है। ये प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में इनका निर्माण होता है। निश्चेष्ट बीजाणु का कब निर्माण होता है? जब प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाएं होती है तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनके चारों ओर एक मोटी सी भित्ति हो जाती है और ये अनुकूल परिस्थितियों में आते ही सीधे चल बीजाणु बनकर एक नए जीव का प्रतिकूल, जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये चल बीजाणु के तरीके से काम कर लें और सीधे ही एक क्या कर देंगे? एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। जैसे यूलोथ्रिक्स, इसमें क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उगोनियम नॉन स्टॉक इसका हो जाएगा सुप्त बीजाणु का। ठीक है, चलिए पालमेला अवस्था क्या होता है? जब जल की कमी होने लगती है तो कुछ जीव कोशिकाओं में विभाजित होकर अचल बीजाणु का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अचल बीजाणु के रूप में विभाजित होकर अचल बीजाणु बनाती हैं। ठीक है, जब जल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अचल बीजाणु का ये जो कुछ जीवों में जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ जीवों की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या कर लेंगे? अचल बीजाणु का। ये जो पालमेला है ये क्या कर लेगा? अचल बीजाणु का रूप ले लेगा जब जल की कमी होगी। ठीक है, जल की जब कमी होगी तो ये अचल बीजाणु का निर्माण कर लेगा। ये जो म्यूसिलेज यानी कि चिपचिपा आवरण घुल जाता है, जिसमें म्यूसिलेज यानी कि म्यूसिलेज मतलब क्या होगा? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो इनके आवरण में घुल जाता है और ये बीजाणु पृथक होकर पालमेला होगा। जल की कमी हुई, जल की कमी होने के बाद ये अचल बीजाणु बना। अचल बीजाणु के बनने के बाद इसमें एक जो आवरण इनका होता है इसमें एक चिपचिपा पदार्थ घुस जाता है और फिर ये बीजाणु पृथक होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ये भी क्या है? इसका और इसका उदाहरण सेम है। ठीक, ये दोनों का उदाहरण है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। और क्या हो जाएगा? कोनिडिया। ठीक, पालमेला का हो गया। कोनिडिया, इनमें बीजाणुओं का निर्माण कोशिका के बाहर होता है। जो कोनिडिया है इनमें बीजाणु का निर्माण कहाँ होगा? कोशिका के बाहर होगा। ठीक है, जो कवक सूत्र के अग्रभाग कोनिडोफोर, जो कवक होता है उसके अग्रभाग में कोनिडोफोर में निर्माण करते हैं। जो कवक होता है उसके अग्रभाग, क्या अग्रभाग के कोनिडोफोर किसका निर्माण करते हैं? कोनिडोफोर का निर्माण करते हैं, जो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। क्या होता है? कोनिडिया। इन बीजाणुओं का निर्माण कोशिका के बाहर होता है। जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया से याद कर लो, कोशिका। कहाँ? कोशिका के बाहर, कोशिका के। और किसका निर्माण करेंगे? किसमें निर्माण करें? का से कोनिडिया, का से कोशिका, का से कवक। कवक सूत्र के अग्रभाग कोनिडोफोर में कोनिडोफोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो विकसित होकर क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पेनिसिलम। इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की जो आगे हमारा बच रहा है खंडन है, खंडन भी हम देख लेते हैं इसी समय। खंडन के बाद इसके आगे का जो रहेगा वो हम कल की वीडियोस में पढ़ेंगे। खंडन देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए खंडन अब हम देखते हैं खंडन क्या होता है। खंडन क्या होता है? जो इसमें जनक का शरीर होता है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, और नए जीव का वही जो भाग होता है वो नए जीव का प्रत्येक खंड विकसित होकर एक नए जीव का
निर्माण करता है। जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है। खंडन क्या होता है, इसमें लिख लेंगे इस विधि में जनक का शरीर, पहले लिख देते हैं हम, जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या अवस्था है, पुनरुद्भवन एक हमारा बच रहा है, पुनरुद्भवन बचेगा। और उसके बाद छांटवा जो है हमारा वो क्या बचेगा, कायिक या वर्धी परवर्ध। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर इसलिए करें जिससे कि वो भी इस ज्ञान से बच ना पाए। थैंक यू सो मच।